बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लीगल कंसेप्ट विद उसामा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निकाह नामा क्या है और निकाह रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है और इस सिलसिले में यूनियन काउंसिल के इख्तियारात क्या हैं। बेसिकली जब भी हम निकाह नामा की या निकाह के हवाले से बात करेंगे तो इसे मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत डील किया जाएगा। सबसे पहले हमारे आगे ये क्वेश्चन है कि निकाह नामा क्या है, क्या निकाह नामा एक कंट्रैक्ट है? तो द कंट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2H में अगर हम माहिदे की तारीफ़ देखें तो ऐसा इकरार जो कि दो आकिल और बालिग अशखास के दरमियान हो, बाहम रज़ामंदी से हो, बग़ैर किसी जबर के हो, किसी भी कंसिडरेशन यानी कि किसी भी बदल के ज़रिए से हो और किसी जायज़ कर से किया जाए तो उसे कानूनी तौर पर मुआहिदा कहा जाता है। तो इस तरह से निकाह नामा जो है वो एक मुआहिदा होता है। निकाह नामा बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान रूल्स अंडर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन 7 रजिस्ट्री ऑफ मैरिज, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी शख्स जो कि मुस्लिम फैमिली लॉज के अकॉर्डिंग निकाह पढ़वाने का अहल होगा, वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन 5 के तहत यूनियन काउंसिल को एक एप्लीकेशन देगा जिसमें वो निकाह रजिस्टर और उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। रूल 8 जो है वो यूनियन काउंसिल पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वज़ा करदा कॉस्ट अदा करने के ऊपर फॉर्म नंबर 2 के ऊपर एक निकाह नामे का रजिस्टर जारी करेगी। निकाह नामे का जो रजिस्टर होगा वह रूल 8 सब रूल 2 के तहत हर रजिस्टर के अंदर 50 लीव्स होंगे और हर लीव एक निकाह नामे के ऊपर मुश्तमिल होगा जिसकी कुल 4 परतें होंगी, जिसे वो निकाह पढ़ाने के बाद एक पर जो है वो दुल्हा को, एक दुल्हन को, एक वो अपने पास रखेगा और एक वो यूनियन काउंसिल को जमा करवाएगा। अब बेसिकली जो रूल 9 है वो बात करता है कि निकाह की फ़ीस कौन अदा करेगा। निकाह की जो फ़ीस है इसकी ज़िम्मेदारी मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के जो रूल्स हैं, रूल 9(1) के तहत दुल्हा के ऊपर है। दुल्हा निकाह फ़ीस अदा करेगा और या दूल्हे का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो निकाह फ़ीस अदा करेगा। और रूल 9(2) ये कहता है कि निकाह फ़ीस का 80% शेयर जो है वो निकाह रजिस्ट्रार खुद रखेगा, बाकी 20% जो है वो यूनियन काउंसिल को अदा करेगा। रूल 11(1) के तहत अगर निकाह रजिस्ट्रार के अलावा कोई शख्स निकाह पढ़ाएगा तो वो निकाह नामा फॉर्म नंबर 2 पर पुर करेगा, लोगों के दस्तखत वगैरह करवा के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो उसकी वज़ा करदा निकाह नामा की फ़ीस है उसे पे करेगा, रजिस्ट्रार को जमा करवा देगा, सबमिट करवा देगा। रूल नंबर 12 इस बारे में कहता है कि अगर निकाह पाकिस्तान से बाहर किसी ऐसे शख्स के साथ हुआ है कि दुल्हा या दुल्हन में से कोई भी एक शख्स पाकिस्तान का शहरी नहीं है, तो इस सिलसिले में जो शख्स पाकिस्तान का शहरी है उन दोनों में से वो निकाह फॉर्म नंबर 2 को जो पुर करेगा और पुर करने के बाद अपने मुतलका वार्ड जो कि पाकिस्तान में उसकी रिहायशी वार्ड होगा उसके निकाह रजिस्ट्रार को विद फीस, और उसके बाद निकाह रजिस्ट्रार के ऊपर रूल नंबर 13 के तहत ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उसे इसी तरह से प्रोसीजरल करेगा जिस तरह से निकाह उसने खुद पढ़ाया हो। रूल नंबर 17 रिकॉर्ड्स और उसकी इंस्पेक्शन के हवाले से है। बेसिकली निकाह रजिस्ट्रार जब उसका रजिस्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 50 निकाह वो पढ़ा देगा, उसके बाद वो रजिस्टर को यूनियन काउंसिल में सबमिट करवाएगा जहाँ पर उस रजिस्टर को परमानेंटली एज ए रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब यूनियन काउंसिल के दफ्तर में रजिस्टर और रिकॉर्ड का एक इंडेक्स भी मुरतब किया जाएगा जिसमें रजिस्टर और इंडेक्स को यूनियन काउंसिल में इंस्पेक्शन के लिए हमेशा के लिए दस्तयाब रखा जाएगा ताकि कोई भी शख्स अगर इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई करता है तो उसे रिकॉर्ड की कापी जो कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल की तरफ से सर बामोहर करके फराहम की जा सके। रिकॉर्ड और उसके इंस्पेक्शन के हवाले से अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या निकाह नामा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो ये आर्टिकल 85 कानून शहादत ऑर्डिनेंस के तहत निकाह नामा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बल्कि इसके ऊपर एक कोर्ट जजमेंट है PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट 95 जिसमें मुस्लिम निकाह इज़ नॉट सीक्रेट एंड इफ़ इट इज़ अ सीक्रेट इट इज़ डिस्करेज्ड, कि मुस्लिम निकाह को कभी भी सीक्रेट नहीं रखा जाएगा, अगर इसे सीक्रेट रखा भी गया है तो इस बात को डिस्करेज किया जाएगा। निकाह जो है वो आपका एलानिया होता है, ये कोई सीक्रेट मैटर नहीं है। और निकाह नामा जो है वो आर्टिकल 85 कानून शहादत ऑर्डिनेंस के तहत पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब हम निकाह नामे की शिकों की तरफ आते हैं। बेसिकली निकाह नामे में टोटल 25 शिकें होती हैं जिसमें शिक नंबर 1 से लेकर शिक नंबर 12 तक शादी की तारीख, दुल्हा के कवाइफ, दुल्हन के कवाइफ, वकीलों और गवाहान की तफसीलात लिखी जाती हैं। जबकि शिक नंबर 13 इस हवाले से है कि महर की रकम कितनी है। शिक नंबर 14 महर की रकम कितना उसका हिस्सा मौजल है और कितना गैर मौजल है। शिक 15 डील करती है आया महर का कुछ हिस्सा शादी के मौका पर अदा कर दिया गया है, अगर कर दिया गया है तो किस कदर। शिक नंबर 16 डील करती है आया पूरे महर या उसके किसी हिस्से के अवज़ कोई जायदाद रखी गई है, अगर जायदाद दी गई है तो उसकी वजाहत, उसकी कीमत
جو کہ فریقین کے مابین طے پائی ہے وہ کیا ہے؟ شق نمبر 17 خاص شرائط اگر کوئی رکھی گئی ہیں تو شق نمبر 18 آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے، اگر کر دیا ہے تو کن شرائط کے تحت کیا ہے؟ بیسیکلی جو ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس ہے یعنی کہ جو طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا جاتا ہے، یہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 سیکشن 8 کے تحت کیا جاتا ہے، جس میں نکاح کا حق نکاح نامہ پر کرتے وقت ہی خاوند اپنی بیوی کو تفویض کر دیتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو خود ہی طلاق لے سکتی ہے۔ اس میں مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 سیکشن 7 جو ہے وہ ڈائیورس کو ڈیل کرتا ہے۔ شق نمبر 19 میں آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے۔ شق نمبر 20 ہے آیا شادی کے موقع پر مہر نان و نفقہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے، اگر کی گئی ہے تو اس کے مندرجات کیا ہیں؟ شق نمبر 21 ڈیل کرتا ہے آیا شوہر کے ہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے، اگر ہے تو کیا اس نے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت ثالثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے؟ اس میں ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ اگر آپ نے سیکنڈ میرج کرنی ہے تو اس میں آپ کو نہ صرف بیوی کی اجازت لینا ہوگی بلکہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت آپ کو آربیٹریشن کونسل یعنی کہ ثالثی کونسل کی پرمیشن بھی ہونا آپ کے پاس لازمی ہے۔ اور شق نمبر 22 ڈیل کرتا ہے کہ نمبر بتاریخ مراسلہ جس کے ذریعے سے ثالثی کونسل نے دلہا کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ شق نمبر 23 ہے نکاح خواہ کا نام، اس کی ولدیت اور اس کا ایڈریس۔ شق نمبر 24 شادی کو رجسٹر کرنے کی تاریخ، اور شق نمبر 25 میں فیس جو کہ ادا کی گئی ہے، اور اس کے آخر پر دلہا دلہن وکیلوں اور گواہان کے دستخط ہوتے ہیں۔ بیسیکلی جو بھی نکاح، طلاق، مینٹیننس، ڈاوری کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں انہیں مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ڈیل کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیں ایسے ٹاپکس ضرور سجیسٹ کیجیے گا جس پر آپ ہماری لیگل اسسٹنس لینا چاہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔